अध्याय 19 शेयरधारक और प्रबंधन। लाभांश नीति। असत्य सबसे खतरनाक तब होते हैं जब सत्य थोड़े विकृत होते हैं। जीसी लिचेमबर्ग। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर का कोई भी अन्य हिस्सा ग्राहम द्वारा इससे अधिक तेजी से नहीं बदला गया था। पहले संस्करण में यह अध्याय 1 में से एक था जिसमें लगभग 34 पृष्ठ थे। अपने अंतिम संशोधित संस्करण के द्वारा मूल खंड शेयरधारकों के अधिकार, कॉर्पोरेट प्रबंधन की गुणवत्ता को पहचानने के तरीके और अंदरूनी सूत्रों और बाहरी निवेशकों के बीच हितों के टकराव का पता लगाने वाली तकनीकों के बारे में बताता है। हालांकि ग्राहम ने पूरी चर्चा को लाभांश के बारे में 8 से कम पृष्ठों पर वापस पूरा कर दिया था। ग्राहम ने अपने मूल तर्क की 3/4 से अधिक कटौती क्यों की? दशकों के प्रबोधनों के बाद उन्होंने स्पष्ट रूप से उम्मीद छोड़ दी थी कि निवेशक कभी भी कॉर्पोरेट प्रबंधकों के व्यवहार की निगरानी में कोई दिलचस्पी नहीं लेंगे। लेकिन घोटाले की नवीनतम महामारी, जिसमें एओएल, एनरॉन, ग्लोबल क्रॉसिंग, स्प्रिंट, टायको और वर्ल्डकॉम जैसी प्रमुख फर्मों पर प्रबंधकीय दुर्व्यवहार, शेडी अकाउंटिंग या टैक्स मैन्यूवर्स के आरोपों में एक स्पष्ट चेतावनी है कि ग्राहम के पहले शाश्वत सतर्कता की आवश्यकता के बारे में चेतावनी पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। आइए उन्हें वापस देखते हैं और आज की घटनाओं के प्रकाश में उनकी चर्चा करें। थ्योरी बनाम प्रैक्टिकल। ग्राहम ने अपने मूल एज बिजनेस ओनर की चर्चा करते हुए सिद्धांत स्टॉक होल्डर एक वर्ग के रूप में राजा है में बहुमत के रूप में कार्य करते हुए वे हायर एंड फायर प्रबंधन को अपनी इच्छा से पूरी तरह से झुका सकते हैं। लेकिन प्रैक्टिकल में ग्राहम कहते हैं शेयरधारक एक पूर्ण वॉशआउट है। एक वर्ग के रूप में वे न तो बुद्धिमत्ता दिखाते हैं और न ही सतर्कता। वे प्रबंधन जो भी सिफारिश करता है, चाहे उस प्रबंधन का रिकॉर्ड कितना भी खराब क्यों ना हो, के लिए वे शेप्लीक फैशन में वोट करती हैं। औसत अमेरिकी शेयरधारक को किसी भी स्वतंत्र रूप से बुद्धिमान कार्रवाई करने के लिए प्रेरित करने का एकमात्र तरीका उसके तहत एक पटाखा विस्फोट करके होगा। हम विरोधाभासी तथ्य को इंगित करने का विरोध नहीं कर सकते हैं जो लगता है कि भगवान ही अमेरिकी शेयरधारकों की तुलना में अधिक व्यावहारिक व्यवसायी है। ग्राहम चाहते हैं कि आपको कुछ बुनियादी लेकिन अविश्वसनीय रूप से गहरा एहसास हो। जब आप कोई स्टॉक खरीदते हैं तो आप कंपनी के मालिक बन जाते हैं। इसके प्रबंधक, सीईओ तक सभी आपके लिए काम करते हैं। इसका निदेशक मंडल आपको जवाब देना चाहिए। इसका कैश आपके पास है। इसके व्यवसाय आपकी संपत्ति हैं। यदि आपको यह पसंद नहीं है कि आपकी कंपनी का प्रबंधन कैसे किया जा रहा है, तो आपको यह मांग करने का अधिकार है कि प्रबंधकों को निकाल दिया जाए, निदेशकों को बदल दिया जाए या संपत्ति बेच दी जाए। ग्राहम की घोषणा के अनुसार स्टॉक होल्डर टाइम को जागते रहना चाहिए। इंटेलिजेंट मालिक। आज के निवेशक ग्राहम के संदेश को भूल गए हैं। उन्होंने अपना अधिकांश प्रयास स्टॉक खरीदने में व बहुत थोड़ा बेचने में लगाया है, जो आज कोई भी नहीं कर रहा है। निश्चित रूप से ग्राहम हमें याद दिलाते हैं कि स्टॉक होल्डर बनने के उतने ही कारण हैं जितने के देखभाल और निर्णय लेने के लिए चाहिए होते हैं। तो आपको एक बुद्धिमान निवेशक से एक बुद्धिमान मालिक बनने के लिए क्या करना चाहिए? ग्राहम हमें यह बताने से शुरू करते हैं कि इसके लिए केवल 2 बुनियादी प्रश्न हैं जिनसे शेयरधारकों को अपना ध्यान हटाना चाहिए। क्या प्रबंधन यथोचित कुशल है? क्या औसत शेयरधारक के हितों को उचित मान्यता मिल रही है? आपको अपने उद्योग में समान कंपनियों के से प्रत्येक कंपनी की लाभप्रदता, आकार और प्रतिस्पर्धा की तुलना करके प्रबंधन की दक्षता को नापना चाहिए। क्या होगा यदि आप निष्कर्ष निकालते हैं कि प्रबंधक अच्छे नहीं हैं? तब ग्राहम आपको क्या बताते हैं कि क्या अब क्या करना है? पहला, अधिक पर्याप्त स्टॉक होल्डर्स में से कुछ को आश्वस्त होना चाहिए कि एक बदलाव की आवश्यकता है और उस बिंदु की ओर काम करने के लिए तैयार होना चाहिए। दूसरा, स्टॉक होल्डर की रैंक और फाइल को, प्रॉक्सी सामग्री को पढ़ने और दोनों पक्षों के तर्कों को तौलने के लिए पर्याप्त खुला होना चाहिए। उन्हें कम से कम यह जानने में सक्षम होना चाहिए कि उनकी कंपनी कब तक असफल रही है और इनकम्बेंट मैनेजमेंट के प्रति समर्पण के रूप में कृत्रिम अपराधों से अधिक की मांग करने के लिए तैयार है। तीसरा, यह सबसे सहायक होगा कि जब आंकड़े स्पष्ट रूप से दिखाते हैं कि परिणाम औसत से नीचे हैं और अगर यह बाहर के व्यवसाय इंजीनियरों को नीतियों और प्रबंधन की क्षमता पर पारित करने के लिए कॉल करने का रिवाज बन गया, तब प्रॉक्सी सामग्री क्या है और ग्राहम ये क्यों जोर देते हैं कि आप इसे पढ़ें? अपने छद्म विवरण। एक कंपनी अपनी वार्षिक बैठक के लिए एजेंडे की घोषणा करती है और प्रबंधकों और निदेशकों के मुआवजे और स्टॉक स्वामित्व के बारे में विवरणों का खुलासा करती है। साथ ही अंदरूनी सूत्रों और कंपनी के बीच लेनदेन भी करती है। तब कंपनी यह प्रत्येक शेयरधारक को भेजती है, जिसके माध्यम से शेयरधारकों को वोट करने के लिए कहा जाता है कि किस लेखा फर्म को पुस्तकों का लेखा परीक्षण
करना चाहिए और निदेशक मंडल में किसे सेवा प्रदान करनी चाहिए। यदि आप प्रॉक्सी पढ़ते समय अपने सामान्य ज्ञान का उपयोग करते हैं तो यह दस्तावेज कोयले की खान में एक कैनरी की तरह हो सकता है। यह एक प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली है जो यह संकेत देती है कि कुछ गलत तो नहीं हो रहा है। फिर भी औसतन सभी व्यक्तिगत निवेशकों के एक तिहाई और आधे के बीच अपने प्रॉक्सी को वोट करने के लिए परेशान नहीं किया जा सकता है, लेकिन क्या वे उन्हें पढ़ते हैं? अपने प्रॉक्सी को समझना और वोट करना हर एक बिट के रूप में एक बुद्धिमान निवेशक बनने के लिए एक मौलिक आवश्यकता है, क्योंकि समाचार का पालन करना और अपने विवेक को वोट देना एक अच्छा नागरिक होना है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किसी कंपनी के 10% के मालिक हैं या अपने 100% शेयर के साथ केवल एक 10,000वां का 1%। यदि आप कभी भी खुद के शेयर के प्रॉक्सी को नहीं पढ़ते हैं और कंपनी बस्ट हो जाती है तो आपको जिस व्यक्ति को दोषी ठहराना चाहिए या पैसा ताज़किए वह आप खुद ही हैं। यदि आप प्रॉक्सी पढ़ते हैं और उन चीजों को देखते हैं जो आपको परेशान करती हैं तो प्रत्येक निर्देशक के खिलाफ वोट दें ताकि आप उन्हें अस्वीकार कर सकें। वार्षिक बैठक में भाग लें और अपने अधिकारों के लिए बोलें। स्टॉक को समर्पित एक ऑनलाइन संदेश बोर्ड खोजें और अन्य निवेशकों को उनके कारण में शामिल होने के लिए मीटिंग या रैली का आयोजन करें और उन्हें भी इसमें शामिल करें। ग्राहम का एक और विचार भी था जो आज के निवेशकों को लाभ दे सकता है। एक या अधिक पेशेवर और स्वतंत्र निदेशकों के चयन के माध्यम से प्राप्त होने वाले फायदे ये हैं कि आपको या किसी को व्यावसायिक अनुभव होने चाहिए जो उद्यम की समस्याओं पर एक ताज़ा और विशेषज्ञ नजर डाल सकें। एक या अधिक पेशेवर और स्वतंत्र निदेशकों के चयन के माध्यम से प्राप्त होने वाले फायदे ये हैं कि आपको या किसी को व्यापक व्यावसायिक अनुभव होने चाहिए जो उद्यम की समस्याओं पर एक ताज़ा और विशेषज्ञ नजर डाल सकें। उन्हें एक अलग वार्षिक एक या अधिक पेशेवर और स्वतंत्र निदेशकों के चयन के माध्यम से प्राप्त होने वाले फायदे ये हैं कि आपको या किसी को व्यापक व्यावसायिक अनुभव होने चाहिए जो उद्यम की समस्याओं पर एक ताज़ा और विशेषज्ञ नजर डाल सकें। उन्हें एक अलग वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी चाहिए जो सीधे स्टॉक होल्डर्स को संबोधित की जाए और प्रमुख प्रश्न पर उनके विचार रखें जो उद्यम के मालिकों को चिंतित करता है। क्या व्यवसाय बाहरी स्टॉक होल्डर के लिए परिणाम दिखा रहा है जो उचित प्रबंधन के तहत इसकी उम्मीद की जा सकती है? यदि नहीं तो क्यों और इसके बारे में क्या किया जाना चाहिए? कोई केवल उस अड़चन की कल्पना कर सकता है जो कि ग्राहम का प्रस्ताव कॉरपोरेट क्रोनियों और गोल्फिंग दोस्तों के बीच होगा जो आज के स्वतंत्र निदेशकों में से कई का गठन करते हैं। वैसे यह किसका पैसा है? अब ग्राहम की दूसरी कसौटी पर नजर डालते हैं। चाहे प्रबंधन बाहरी निवेशकों के सर्वोत्तम हित में काम करता हो, तब भी प्रबंधकों ने हमेशा शेयरधारकों को बताया है कि उन्हें कंपनी की नकदी के साथ क्या करना है वे अच्छी तरह जानते हैं। ग्राहम ने इस प्रबंधकीय दुर्भावना के माध्यम से यह देखा। एक कंपनी का प्रबंधन व्यवसाय को अच्छी तरह से चला सकता है और फिर भी बाहर के स्टॉक होल्डर्स को उनके लिए सही परिणाम नहीं दे सकता है, क्योंकि इसकी दक्षता संचालन तक ही सीमित है और यह पूंजी के सर्वोत्तम उपयोग तक सीमित नहीं है। कुशल संचालन का उद्देश्य कम लागत पर उत्पादन करना और बेचने के लिए सबसे अधिक लाभदायक रास्ता ढूंढना है। कुशल वित्त के लिए आवश्यक है कि स्टॉक होल्डर का पैसा उनके हित के लिए सबसे उपयुक्त रूपों में काम करे। यह एक सवाल है कि जिसमें प्रबंधन की बहुत कम रुचि है। वास्तव में यह लगभग हमेशा मालिकों से उतनी ही पूंजी चाहता है जितना कि वह अपनी वित्तीय समस्याओं को कम करने के लिए संभवतः प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार विशिष्ट प्रबंधन आवश्यकता से अधिक पूंजी के साथ काम करेगा अगर स्टॉक धारक इसे अनुमति देते हैं, जो वे अक्सर करते हैं। 1990 के दशक के अंत और 2000 के दशक की शुरुआत में अग्रणी प्रौद्योगिकी कंपनियों के प्रबंधन ने इस डैडी नोज बेस्ट रवैये को नए टॉप पर ले गए। यह तर्क इस तरह से चला, आपको लाभांश की मांग क्यों करनी चाहिए जब हम उस नकदी को आपके लिए निवेश कर सकते हैं और इसे बढ़ते शेयर मूल्य में बदल सकते हैं। जिस तरह से हमारे स्टॉक में बढ़ोतरी हो रही है उस पर गौर करें। इससे यह साबित होता है कि हम आपके पेनी को डॉलर में बदल सकते हैं। अविश्वसनीय रूप से निवेशक इसके लिए हुक, लाइन और सिंकर हो गए। डैडी नोज बेस्ट इस तरह का सुसमाचार बन गया जो 1999 तक केवल 3.7% कंपनियों ने पहली बार जनता को अपना स्टॉक बेचा। जिन्होंने लाभांश का भुगतान किया 1960 के दशक में सभी आईपीओ औसतन 72.1% से नीचे थे। बस कैसे देखें, लाभांश का भुगतान करने वाली कंपनियों का प्रतिशत दूर हो गया है। लेकिन डैडी नोज बेस्ट चारपाई के अलावा कुछ भी नहीं था। जबकि कुछ कंपनियों ने अपने नकदी को अच्छे उपयोग के लिए रखा, कई और दो अन्य श्रेणियों में चले गए जो पहली थी कि वे बस इसे बर्बाद कर रहे थे और दूसरी थी जो इसके तेजी से ढेर लगा थे
लेकिन वे संभवतः इसे खर्च कर सकते थे। पहले समूह में उदाहरण ने किराने का सामान और गैसोलीन में नासमझ उद्यम शुरू करने के बाद 2000 में $67 मिलियन का नुकसान किया, जबकि Amazon.com ने वेब वैन जैसे डॉट बमों में अपने निवेशकों के धन का कम से कम $233 मिलियन निवेश करके नष्ट कर दिया। Ashford.com ने रिकॉर्ड अब तक के दो सबसे बड़े नुकसान 2001 में JDS यूनिफेस के $56 बिलियन और AOL टाइम वार्नर के $99 बिलियन। 2002 के बाद कंपनियों ने लाभांश का भुगतान नहीं करने का फैसला किया, जब अन्य कंपनियों के साथ विलय करने के लिए, ऐसे समय में जब उनके शेयरों का अत्यधिक प्रचलन हुआ। दूसरे समूह में विचार करें कि 2001 के अंत तक ओरेकल कॉर्प ने $5 अरब नकद जमा किया था। सिस्को सिस्टम्स ने कम से कम $7 अरब 50 करोड़ जमा किया था। माइक्रोसॉफ्ट ने $38.2 अरब की नकदी का पहाड़ बना दिया था, जो औसतन $2 मिलियन प्रति घंटे से अधिक बढ़ रहा था। वैसे भी बिल गेट्स एक दिन में कितनी बारिश की उम्मीद कर रहे थे? इसलिए वास्तविक सबक स्पष्ट रूप से दिखाते हैं कि कई कंपनियां यह नहीं जानती हैं कि अतिरिक्त रिटर्न में अतिरिक्त नकदी को कैसे बदलना है। सांख्यिकीय साक्ष्य हमें क्या बताता है? मनी मैनेजर रॉबर्ट अर्नॉट और क्लिफोर्ड असेंस द्वारा किए गए शोध में पाया गया कि जब मौजूदा लाभांश कम होते हैं तो भविष्य की कॉर्पोरेट आय भी कम हो जाती है, और जब मौजूदा लाभांश अधिक होते हैं तो भविष्य की कमाई भी होती है। 10 वर्ष की अवधि में आय वृद्धि की औसत दर 3.9 अंक अधिक थी, जब लाभांश कम होने पर भी लाभांश अधिक थे। कोलंबिया के लेखा प्राध्यापक डोरोन निसीम और अमीर जिव ने पाया कि जो कंपनियां अपने लाभांश को बढ़ाती हैं उनमें न केवल बेहतर स्टॉक रिटर्न होते हैं, बल्कि लाभांश वृद्धि कम से कम 4 साल के लिए लाभांश परिवर्तन के बाद भविष्य के मुनाफे से जुड़ी होती है। संक्षेप में, अधिकांश प्रबंधक तब गलत होते हैं जब वे कहते हैं कि वे आपकी नकदी को आपके उपयोग की तुलना में बेहतर उपयोग पर लगा सकते हैं। लाभांश का भुगतान करना महान परिणामों की गारंटी नहीं देता है, लेकिन इससे पहले कि वे इसे या तो दूर कर सकते हैं या इसे दूर कर सकते हैं, प्रबंधकों के हाथों से कम कुछ नकद निकालकर विशिष्ट स्टॉक की वापसी में सुधार करते हैं। कम में बेचना, ना अधिक में खरीदना। इस तर्क के बारे में कि कंपनियां अपने शेयरों को वापस खरीदकर बेहतर उपयोग के लिए अतिरिक्त नकदी कैसे डाल सकती हैं। जब कोई कंपनी अपने स्टॉक में से कुछ का पुनर्खरीद करती है तो इससे उसके बकाया शेयरों की संख्या कम हो जाती है। यहां तक कि अगर इसकी शुद्ध आय फ्लैट रहती है तो कंपनी की प्रति शेयर आय बढ़ेगी, क्योंकि इसकी कुल कमाई कम शेयरों में फैलेगी। बदले में यह स्टॉक मूल्य को ऊपर उठाता है। लाभांश के विपरीत अभी तक बेहतर यह है कि एक बायबैक उन निवेशकों को कर मुक्त है जो अपने शेयरों को नहीं बेचते हैं। इस प्रकार यह उनके कर बिल को बढ़ाए बिना उनके स्टॉक के मूल्य को बढ़ाता है, और अगर शेयर सस्ते हैं तो उन्हें पुनर्खरीद करने के लिए अतिरिक्त नकदी खर्च करना कंपनी की पूंजी का एक उत्कृष्ट उपयोग होता है। यह सब सिद्धांत में सच है। दुर्भाग्य से वास्तविक दुनिया में शेयर बायबैक एक ऐसे उद्देश्य की सेवा के लिए आए हैं जिसे केवल पापी के रूप में वर्णित किया जा सकता है। अब जब स्टॉक ऑप्शंस की ग्रांट एग्जीक्यूटिव मुआवजे का एक बड़ा हिस्सा बन गई है, तो कई कंपनियां विशेष रूप से हाईटेक उद्योगों में उन स्टॉक ऑप्शंस का उपयोग करने वाले प्रबंधकों को देने के लिए सैकड़ों लाखों शेयर जारी करने चाहिए। लेकिन इससे शेयरों की संख्या बकाया हो जाएगी और प्रति शेयर कमाई कम हो जाएगी। उस कमजोर पड़ने का प्रतिकार करने के लिए कंपनियों को वापस मुड़ना चाहिए और खुले बाजार में लाखों शेयरों की पुनर्खरीद करनी चाहिए। साल 2000 तक कंपनियां 1980 में 4.8% तक अपने स्वयं के शेयरों को पुनर्खरीद करने के लिए अपनी कुल शुद्ध आय का 41.8% खर्च कर रही थीं। एक नजर सॉफ्टवेयर दिग्गज ओरेकल कॉर्प पर डालते हैं। 1 जून 1999 और 31 मई 2000 के बीच ओरेकल ने अपने वरिष्ठ अधिकारियों को 101 मिलियन शेयरों के शेयर जारी किए और $484 मिलियन की लागत से कर्मचारियों को 26 मिलियन और अन्य को $26 मिलियन दिए। इस बीच प्रति शेयर आय के विकल्प को प्रति शेयर अपनी आय को कम करने से रोकने के लिए ओरेकल ने $5.3 बिलियन यानी उस वर्ष के कुल राजस्व का 52% खर्च किया। स्टॉक के 290.7 मिलियन शेयरों को वापस खरीदने के लिए ओरेकल ने $3.53 प्रति शेयर की औसत कीमत पर अंदरूनी सूत्रों को स्टॉक जारी किया और इसे $18.26 की औसत कीमत पर पुनर्खरीद किया। 2002 तक ओरेकल का स्टॉक 2000 के अपने मूल्य के आधे से भी कम हो गया था। अब जब इसके शेयर सस्ते थे तो ओरेकल ने और स्टॉक खरीदने की जल्दबाजी की। 1 जून
2001 और 31 मई 2002 के बीच ओरेकल ने अपने पुनर्खरीद को 2.8 अरब डॉलर पर में काट दिया। जाहिरा तौर पर क्योंकि इसके अधिकारियों और कर्मचारियों ने उस वर्ष कम विकल्पों का उपयोग किया था। दर्जनों अन्य प्रौद्योगिकी कंपनियों के समान कम पर उच्च पर खरीद पैटर्न स्पष्ट है। यहां क्या चल रहा है? यहां पर दो आश्चर्यजनक कारक काम कर रहे हैं। कंपनियों को तब कर में छूट मिलती है जब अधिकारी और कर्मचारी स्टॉक विकल्पों का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए 2000 के बाद से 2002 के वित्तीय वर्ष में ओरेकल ने कर लाभ में 1.69 अरब डॉलर का भुगतान किया क्योंकि अंदरूनी सूत्रों ने विकल्पों पर कैश किया। स्प्रिंट कॉर्प ने 1990 और 2000 में विकल्प मुनाफे में 1.9 बिलियन डॉलर में बंद अपने अधिकारियों और कर्मचारियों के रूप में कर लाभ में 678 मिलियन डॉलर का निवेश किया। स्टॉक विकल्पों के साथ भारी मुआवजा देने वाले एक वरिष्ठ कार्यकारी के पास लाभांश पर स्टॉक बायबैक के पक्ष में एक निहित स्वार्थ होता है, जो इस तरह है कि तकनीकी कारणों से मूल्य में विकल्प बढ़ते हैं क्योंकि किसी शेयर की कीमत में उतार चढ़ाव अधिक चरम पर होता है, जो एक शेयर की कीमत की अस्थिरता को घटाता है। इसलिए यदि प्रबंधक लाभांश में वृद्धि करते हैं तो वे अपने स्वयं के स्टॉक विकल्पों के मूल्य को कम कर देंगे। कोई आश्चर्य नहीं कि सीईओ वेतन लाभांश की तुलना में बहुत अधिक स्टॉक खरीदेंगे, चाहे इस बात की परवाह किए बिना कि शेयर कितने ओवरलेवेड हो सकते हैं या बाहर के शेयरधारकों के संसाधनों को कैसे बर्बाद कर सकते हैं। उनके पसंद के ओपन ऑप्शन रखें। अंत में डूबे हुए निवेशकों ने अपनी कंपनियों को ओवरपे अधिकारियों को उन तरीकों से मुक्त करने के लिए स्वतंत्र रूप से दिया है जो बस अचेतन थे। 1997 में कंप्यूटर इंक के को-फाउंडर स्टीव जॉब्स अपने अंतरिम मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कंपनी में वापस आए। पहले से ही एक धनी व्यक्ति, जॉब्स ने प्रतिवर्ष $1 का नकद वेतन लेने पर जोर दिया। 1999 के अंत में मुआवजे के बिना पिछले 2.25 वर्षों के लिए सीईओ के रूप में कार्य करने के लिए जॉब्स को बोर्ड ने उन्हें धन्यवाद के साथ गल्फस्ट्रीम जेट देने का फैसला किया, जो $90 मिलियन की कंपनी की लागत पर प्रस्तुत किया। अगले महीने जॉब्स अपने नौकरी के शीर्षक से अंतरिम छोड़ने के लिए सहमत हुए और बोर्ड ने उन्हें 20 मिलियन शेयरों पर ऑप्शन के साथ पुरस्कृत किया। इस तरह के विकल्प अनुदान के पीछे सिद्धांत बाहरी निवेशकों के साथ प्रबंधकों के हितों को संरेखित करना है। यदि आप एक बाहरी एप्पल शेयरधारक हैं तो आप चाहते हैं कि इसके प्रबंधकों को केवल तभी पुरस्कृत किया जाए जब एप्पल का स्टॉक बेहतर प्रतिफल अर्जित करे। संभवतः आपके और कंपनी के अन्य मालिकों के लिए कुछ और उचित नहीं हो सकता है, लेकिन वैनगार्ड फंड के पूर्व अध्यक्ष जॉन बोगल बताते हैं, लगभग सभी प्रबंधक अपने विकल्पों का उपयोग करने के तुरंत बाद प्राप्त स्टॉक को बेचते हैं। तत्काल लाभ के लिए लाखों शेयरों को डंप करना संभवतः कंपनी के वफादार दीर्घकालिक शेयरधारकों के साथ उनके हितों की कैसे रक्षा कर सकता है। जॉब्स के मामले में यदि एप्पल स्टॉक 2010 की शुरुआत में सालाना 5% की दर से बढ़ता है तो वह $548.3 मिलियन में अपने विकल्पों को भुना सकेगा। दूसरे शब्दों में, भले ही एप्पल का शेयर कुल शेयर बाजार के आधे से अधिक दीर्घकालिक औसत प्रतिफल से बेहतर कमाई करता हो, जॉब्स एक $500 बिलियन के विंडफॉल को उतारेंगे। क्या यह एप्पल के शेयरधारकों के साथ अपने हितों को रक्षित करता है या उस भरोसे को खराब करता है जो एप्पल के शेयरधारकों ने निदेशक मंडल में रखा है? प्रॉक्सी स्टेटमेंट को सतर्कता से पढ़ते हुए बुद्धिमान मालिक किसी भी कार्यकारी मुआवजे की योजना के खिलाफ मतदान करेगा जो कंपनी के 3% से अधिक शेयर को प्रबंधकों को बकाया में बदलने के लिए विकल्प अनुदान का उपयोग करता है। इसके लिए आपको किसी भी योजना को वीटो करना चाहिए जो बेहतर परिणामों के उचित और स्थायी उपाय पर विकल्प अनुदान नहीं बनाता है, कम से कम 5 साल की अवधि के लिए एक ही उद्योग में औसत स्टॉक को बेहतर बनाने के लिए। कोई भी सीईओ कभी खुद को अमीर नहीं बना सकता है यदि उसने आपके लिए खराब परिणाम उत्पन्न किए हैं। अंतिम विचार, ग्राहम के इस सुझाव को फिर से देखें कि प्रत्येक कंपनी के स्वतंत्र बोर्ड के सदस्यों को शेयरधारकों को लिखित रूप से इस बात की सूचना देनी चाहिए कि क्या उसके सही मालिकों की ओर से व्यवसाय का प्रबंधन ठीक से किया गया है। तब क्या होगा यदि स्वतंत्र निदेशक भी लाभांश और शेयर पुनर्खरीद पर कंपनी की नीतियों को सही ठहराने लगे? क्या होगा अगर उन्हें यह वर्णन करना होगा कि उन्होंने कैसे निर्धारित किया है कि कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधन ओवरपेड नहीं थे? और क्या होगा अगर हर निवेशक एक बुद्धिमान मालिक बने और वास्तव में उस रिपोर्ट को पढ़ें?